नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 12वीं हिंदी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम, इसका पाठ कैसे लिखें कहानी, इसके प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। इस पाठ की व्याख्या एवं अन्य पाठों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर बहुवैकल्पिक प्रश्न आप इस चैनल पर और भी देख सकते हैं। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी किसे कहते हैं। जैसा कि जो शीर्षक है पाठ का, कैसे लिखें कहानी, तो कहानी के बारे में ही चर्चा होनी है और प्रश्न भी कहानी से संबंधित है। कहानी किसे कहते हैं। अब कहानी की एक परिभाषा एक तो हो नहीं सकती, क्योंकि कहानी बहुत तरह की होती हैं। आपने पाठों में कहानियाँ पढ़ी हैं, नानी के मुंह से भी कहानियाँ सुनी हैं, दादी भी आपको कहानी सुनाती है, आपके टीचर भी आपको कहानी सुनाते हैं। तो बहुत सारी कहानियों में बहुत तरह की कथाओं का जो कथा वस्तु होती है उसका अंतर होता है। तो इसकी कोशिश करते हैं, किताब के अनुसार हम इसका आंसर देंगे। उत्तर है, कहानी की वैसे तो कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, फिर भी इस तरह से इसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरमोत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जा सकता है। यह कहानी की परिभाषा है। नंबर 2, कथानक क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। देखो, कोई भी कहानी है, नाटक है, चाहे वो महाकाव्य है, उपन्यास है, उसमें एक ऐसा बिंदु होता है, एक ऐसा स्वरूप होता है जिस पर वो पूरी जो रचना है वो टिकी होती है। तो कहानी में भी एक ऐसी और छोटी कहानी होती है जिस पर वो पूरी कहानी बनती है। यानी कोई उसकी ऐसी एक घटना जिस पर कहानी तैयार होती है, नाटक तैयार होता है और महाकाव्य तैयार होता है, उपन्यास तैयार होता है, वो उसका कथानक होता है। तो कथानक क्या होता है, इसको हम देखते हैं। कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है। कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है, ठीक उसी तरह से जैसे मकान बनाने से पहले एक प्रारंभिक नक्शा कागज पर बनाया जाता है। कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। तो जो कथानक है वो कहानी लिखने से पूर्व की तैयारी है। जैसे कोई मकान बनाया जाता है तो मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बना लेते हैं कागज पर, तो ऐसे ही कहानी भी का जो कथानक है वो पहले से तैयार किया जाता है। आमतौर पर कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत के रूप में 3 भाग होते हैं। अर्थात कथानक का पूरा स्वरूप होता है। कथानक न केवल आगे बढ़ता है बल्कि उसमें द्वंद्व के भी तत्व होते हैं जो कहानी को रोचक बनाए रखते हैं। कथानक की पूर्णता की शर्त यही होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो। अगला प्रश्न, कल्पना का कहानी में क्या महत्व होता है। गेट बंद करा। प्रश्न नंबर 3, कल्पना का कहानी में क्या महत्व होता है। तो बिना कल्पना के कोई रचना नहीं होती, कोई साहित्य नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो बहुत कम लेखक के पास होता है और उस सत्य को पूरा करने के लिए, उसे कथा बनाने के लिए उसमें कल्पना का समावेश करना ही पड़ता है। उत्तर है इसका, कहानीकार कथानक के आधार पर किसी कहानी को पूरा करता है और कथानक को विस्तार देने का काम कल्पना के आधार पर होता है। कहानीकार की कल्पना कोरी नहीं होती, उसकी कल्पना ऐसी नहीं होती जो असंभव होती हो, बल्कि ऐसी कल्पना होती है जो संभव हो। कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है उसी के माध्यम से कल्पना आगे बढ़ती है। यह सूत्र लेखक को एक परिवेश देता है, पात्र देता है, उसे समस्या देता है। उनके आधार पर लेखक संभावना पर विचार करता है और ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो संभावित हो और लेखक के उद्देश्यों से भी मेल खाता हो।
अतः कल्पना के बिना कहानी को रुचिकर और प्रभावपूर्ण बनाना संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 4, संवाद कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्व का उल्लेख कीजिए। संवाद का महत्व बताना है कि जिस तरह से अभी आपने पढ़ा था कि जो कथानक है, कथानक का क्या महत्व होता है या कथानक क्या होता है, ठीक उसी तरह से कल्पना है और संवाद है, पात्र हैं, उन सब की एक जगह होती है रचना में। तो ना तो बिना संवाद की कहानी हो सकती है, ना ही बिना पात्रों की कहानी हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। तो संवादों की क्या भूमिका है? कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना पात्र की कल्पना करना मुश्किल है। संवाद ही कहानी को, पात्र को स्थापित, विकसित करते हैं और कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जिस घटना या प्रतिक्रिया को कहानीकार घटित होते हुए नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसलिए संवादों का बराबर महत्व बना रहता है। अगला प्रश्न, संवाद किस प्रकार पात्रों के चरित्र चित्रण को सशक्त बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। कहानी में संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवादों के माध्यम से पात्रों और कहानी के कथानक को जीवित किया जाता है। संवाद पात्रों के स्वभाव और उनकी पृष्ठभूमि के अनुकूल होते हैं। उसके संवाद आदर्शों और परिस्थितियों के भी अनुकूल होते हैं। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है और पात्र स्वयं संवाद बोलने लगते हैं। संवाद छोटे, स्वभाव और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। पात्रों के संवाद सुनकर के ही श्रोता को पता चल जाता है कि पात्र क्या बोल रहा है और वह क्या करना चाहता है, उसकी क्या पृष्ठभूमि है। जितने अधिक सशक्त संवाद होंगे, पात्रों के चरित्र चित्रण भी उतना ही अधिक सशक्त होगा। यानी संवाद जिस तरह का होगा, पात्रों का चरित्र भी उसी तरह से निखरेगा। अच्छे संवाद हैं, संवादों में ताकत है, तो पात्र भी मजबूत नजर आते हैं। यदि उनमें बात करने का तरीका, यानी संवाद को बोलने का तरीका ही नहीं है, या उनके संवाद फीके हैं, तो कहानी भी फीकी हो जाती है। प्रश्न नंबर 6, क्या द्वंद्व के बिना कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब देखिए द्वंद्व क्या होता है। जो द्वंद्व होता है, द्वंद्व का मतलब होता है दो की स्थिति। यानी इसमें जो कोई काम होता है और उस काम को दो तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एक रास्ता 1 नंबर की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता 2 नंबर की तरफ जाता है। या फिर दो पात्र होते हैं, उनमें आपसी मतभेद होता है। या फिर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी ये भाव होता है कि ये मैं करूं या ना करूं। तो इस तरह की जो स्थिति होती है उसे हम द्वंद्व कहते हैं। उत्तर देखें इसका। कथानक के बुनियादी तत्व में द्वंद्व का महत्वपूर्ण स्थान है। द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। द्वंद्व के बिना कहानी को आगे बढ़ाना आसान नहीं है। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद्व आदि के कारण पैदा होता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर दो आदमी किसी बात पर सहमत हैं तो उनके बीच कोई तो नहीं है और बातचीत आमतौर से आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन असहमति है तो बातचीत सरलता से आगे बढ़ेगी। यदि द्वंद्व नहीं है तो जो बातचीत है वो आसानी से आगे बढ़ जाएगी और उसमें रुचि नहीं आएगी। लेकिन जब तक उसमें विरोध नहीं है, द्वंद्व नहीं है, तो बात आसानी से आगे बढ़ती रहेगी। और द्वंद्व है तो बात कुछ अलग तरह से होगी, उसमें परिस्थितियां और दूसरी बनती चली जाएंगी और कहानी का जो कथानक है वो और रुचिकर होता चला जाता है। अगला प्रश्न, कहानी लेखन की कला सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब कहानी लिखना सीखना है, हर कोई चाहता है कि मैं कहानी लिखूं, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन अभ्यास से कहानी लिखी जा सकती है। तो कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है
कि अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएं और उनका विश्लेषण किया जाए। यदि आप अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं अखबारों में से, किसी पुस्तकों में से, पत्रिकाओं में से, तो निश्चित रूप से आप कहानी लिखना सीख पाएंगे। कहानी का चरम उत्कर्ष अर्थात क्लाइमैक्स कैसा होना चाहिए? इसे हम उद्देश्य भी कहते हैं, यानी कि जिस उद्देश्य या जिस लक्ष्य को लेकर कहानी लिखी जाती है। कहानी पाठकों को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करने वाली होनी चाहिए, जिससे पाठक को यह लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निर्णय निकाले हैं वे उसके अपने हैं। चरमोत्कर्ष का चित्रण बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि भावों और पात्रों की अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। यानी कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, चरम उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए बड़ी ही सावधानी से पात्रों का चरित्र चित्रण करना पड़ता है। संवाद भी संभल कर रखने पड़ते हैं कि कहीं ऐसा ना हो उद्देश्य हमारा कुछ है और संवाद कुछ और बोले जा रहे हैं। अगला प्रश्न, कहानी के कितने तत्व होते हैं, उनके नाम भी लिखिए। कहानी के 6 तत्व होते हैं, जो इस प्रकार हैं: कथानक, नंबर 2 पात्र या चरित्र चित्रण, नंबर 3 संवाद, नंबर 4 देश काल वातावरण, नंबर 5 भाषा शैली और नंबर 6 उद्देश्य। इन 6 तत्वों से कहानी तैयार होती है। अगला प्रश्न, कहानी की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? कहानी की भाषा शैली सहज और सरल और पात्रानुकूल होनी चाहिए। उसमें कठिन शब्द भी हो सकते हैं, कठिन शब्द उसके प्रसंगानुसार, कथानक अनुसार हो सकते हैं, लेकिन कहानी जितने आसान शब्दों में होगी, उसके शब्दों में गूढ़ अर्थ जितना कम होगा, कहानी उतनी ही प्रभाव से आगे बढ़ती चली जाएगी। नंबर 11, प्राचीन काल में कहानी के प्रचलित होने के मुख्य कारण क्या है? इन पहले समय में कहानियाँ ज़्यादा क्यों चलती थीं? इसके कुछ कारण हैं। क्या है कि प्राचीन काल में कहानी की लोकप्रियता के कई कारण हैं। उस समय संचार के माध्यमों की कमी थी, इनके लोगों के पास कहानियाँ सुनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लोग कहानियों के माध्यम से ही अपनी बातों को, अपने संदेशों को दूसरी जगह पहुंचाते थे। नंबर 2, अपने बारे में दूसरों को सुनाना और दूसरों के बारे में सुनने की स्वाभाविक विशेषता ये मनुष्य में होती है। वो अपने बारे में भी सुनाना चाहता है, जो उसके साथ कोई घटना हुई है, और दूसरे के साथ क्या हुआ है वो उसके बारे में भी जानना चाहता है। जब कोई वो अपने बारे में बताएगा तो भी कहानी बनेगी, और दूसरे के बारे में दूसरे से सुनेगा तो वो भी कहानी बन जाती है। नंबर 3, राजाओं के गुणों का बखान करना। अधिकतर जो कहानियाँ लिखी गई हैं वो राजाओं के गुणों का बखान करने के लिए लिखी गई हैं।